देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली के साथ ही विभिन्न स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार और गलत कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त हो, यह हम सबका नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूल मंत्र को हमें आत्मसात करना होगा। यह हमारे कार्य व्यवहार का हिस्सा बनेगा तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की राह भी प्रशस्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का आम जनता के हित में और अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी सहयोगी बनाए जाने पर बल दिया है। चाहते हैं कि इस पर कोई भी समझौता नहीं है, किसी प्रकार का भी जो है कहीं पर भी भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अन्य प्रकार की जो गड़बड़ें हैं वो कहीं नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कृषि हमारे मुख्य सचिव ने सभी को पत्र लिखा है और इसके लिए अंदरूनी रूप से भी सारे हमारे जो आला अधिकारी हैं वो मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाएंगे कि धीरे धीरे ये कार्य संस्कृति के रूप में आगे बढ़ेगा और कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाओं की अगर बात आती है तो स्वतः ही एक सिस्टम काम करेगा और स्वतः ही सारी चीज़ें। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल खोलकर तारीफ की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के धैर्य पर फिदा हुए हैं हरीश रावत। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूत साफ के बारे में हुई मुलाकात का हरदा ने जिक्र किया। हरीश रावत बोले हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति हैं। जोशीमठ संकट पर कांग्रेस नेताओं को सीएम धामी ने पूरे धैर्य के साथ सुना और इसकी तारीफ की है। सीधे हरीश रावत ने अब कितना समाधान निकालेंगे इस पर भविष्य की नजर रहेगी। वहीं देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की IFOAM कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक भी की है। गौरतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग के चलते जैविक खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इस कार्यशाला का सबसे अहम मकसद किसानों की आय दोगुनी करने और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऑर्गेनिक फील्ड में राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय के ये तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। हमको विरासत में प्राप्त हुई है वो हमारे मैं कहूँ जीवन पद्धति के साथ है और उत्तराखंड निर्माण की जो हमारी संकल्पना है उसको सार्थक करने के लिए भी ये हमारी जो प्राकृतिक कृषि है, जैविक कृषि है, ये एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा। और वैसे भी हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ पर जहाँ एक लंबा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है, 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है और ऐसे कृषि के काम करने के लिए जो हमारे पास कृषि भूमि है वह भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की
और श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र के लिए, स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है। जोशीमठ को लेकर बेहतर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, वह सब प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में मकानों के धंसने की घटना के बाद से लेकर प्रदेश सरकार लगातार इस मुहिम में जुटी हुई है। प्रभावितों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर अधिकारी हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग, और जिस तरह से लगातार सरकार का ये दावा कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, पुनर्वास और विस्थापन के लिए भी तमाम कोशिशें सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के मदद के साथ की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का मामला कल जम्मू श्रीनगर में भी उठने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल जम्मू में ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाएगी और हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के बड़े नेता चलेंगे। कांग्रेस के चकराता सीट से विधायक प्रीतम सिंह जम्मू रवाना हो गए हैं और उससे पहले पत्रकारों से जानकारी दी है उन्होंने कि ज्यादा को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है और ऐसे में इस आपदा में क्या कुछ करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और ना ही उनकी कोई प्लानिंग नजर आ रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि चाहिए तो यह था कि राहुल गांधी इस विषय पर चर्चा वार्ता कर स्थिति कैसे बेहतर हो इस पर बात करते, लेकिन इस विषय पर वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का विषय श्रीनगर में उठाए जाने का कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीति कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। जोशीमठ की आपदा को हमने सरकार से कहा था कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उस ओर जो है डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना उसका संज्ञान लिया जा रहा है। इसलिए कल 24 जनवरी को जो है राहुल जी की जो पद यात्रा है, उस पद यात्रा के माध्यम से हम जोशीमठ की जो त्रासदी है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ विषय है क्योंकि जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है। जोशीमठ के अंदर जो आपदा आई, उस आपदा के संदर्भ में जिस निपुणता के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक जो पक्ष था, क्योंकि जब आपदाएं किसी को बता के नहीं आती ना उसकी तिथि होती है, लेकिन वहाँ की जनता की जान माल की रक्षा करना, उनको यथासंभव जो सहयोग हो सकता है उस सहयोग के दृष्टिकोण से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान देना, ये प्राथमिकता में रहा है। इसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों के मन से भय समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, खासतौर पर साहसिक पर्यटन का वो क्षेत्र है, अब धीरे धीरे उस स्थान पर हम लोग विंटर्स गेम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को उस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहे पर्यटन, तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है। और दुख इस बात का है कि जोशीमठ का मुद्दा कश्मीर में उठाया जा रहा है। अच्छा होता है राहुल गांधी जी अपने विषय को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिलते, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुझाव देते, लेकिन पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा है और मैं कह सकता हूं कि कम से कम धार्मिक क्षेत्र के विषय को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं देहरादून सचिवालय में आज आयुष होम्योपैथिक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम्योपैथिक कैंप के माध्यम से आगे इस पद्धति का जरूर विस्तार होगा और इसको अपनाया जाएगा। उत्तराखंड इस पद्धति का
एक केंद्र बिंदु रहा है। यहीं से संपूर्ण देशों तक इसका विस्तार हुआ है। इसलिए इस तरह के कैंप लगाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आयुष सचिव पंकज पांडे ने कहा कि सचिवालय में कार्य कर रहे कर्मचारी अपने कार्यों के चलते स्ट्रेस में रहते हैं, जिसको देखते हुए ये कैंप लगाया गया है। आयुष हमारी एक ऐसी पद्धति है जिसका अभी पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो जन जन ने, एक एक व्यक्ति ने पूरे संसार के अंदर इस पद्धति की महत्ता को, इसके महत्व को नज़दीक से जाना था। और इस प्रकार का जो आज कैंप हमारे सचिवालय में लगा है, निश्चित रूप से ये उसको विस्तारित करेगा, लोगों को और जागरूक करेगा। और ऐसी पद्धति जो हमारे जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, जो जीवन की जीने की पद्धति है, उस पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति को और विस्तार देगी और लोगों को जागरूक करेगी और लोगों को बताएगी और लोग निश्चित रूप से इस पद्धति को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड चूँकि एक प्राकृतिक रूप से इस पद्धति का केंद्र बिंदु रहा है, आयुष का केंद्र अगर कहीं है तो उत्तराखंड है, इसलिए ये पद्धति हमारे इस उत्तराखंड से संपूर्ण जगत के अंदर जाती है। इसलिए यहाँ पर इसका इस प्रकार का कैंप लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष सचिवालय जो है शासन की सर्वोच्च संस्था है, तो उनके जो कार्मिक हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और तमाम तरीके की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और स्ट्रेस काफ़ी सारा रहता है यहाँ के कर्मचारियों पे। तो हम लोगों ने आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेद, होम्योपैथ, मर्म चिकित्सा, पंचकर्मा, इन सब की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और ये 15 दिन का कैंप चलेगा। यहाँ पे सचिवालय के जो कार्मिक हैं उनके परिवारजनों का भी इसमें स्वागत है और उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग भी आ सकते हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल खोलकर तारीफ की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के धैर्य पर फिदा हुए हैं हरीश रावत। आपको बता दें कि जोशीमठ भू धसाव के बारे में मुलाकात का हरदा ने जिक्र किया था और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति है। जोशीमठ संकट पर कांग्रेस नेताओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे धैर्य के साथ सुना है। अब कितना समाधान निकलेंगे इस भविष्य में देखना होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाडूंगी में स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से ब्लॉक स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कालाडूंगी विधायक पंशीधर भगत ने हिस्सा लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता जीतने वालों को विधायक भगत ने पुरस्कार भी दिया। इस देश के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा पर चर्चा तो होगी 27 तारीख को। आज पेंटिंग का कार्यक्रम है। बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग की गई है उस पेंटिंग को पुरस्कृत किया गया है। बहुत से बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको पुरस्कार मिला है और अन्य लोगों को 57 पुरस्कार मिला है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम GGIC कालाडूंगी में हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे उत्साहजनक ढंग से इसमें भागीदारी की है। इस देश के ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी बच्चों से उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में संबोधित किया जाना है। उसके प्रचार प्रसार के लिए बच्चों में अवेयरनेस के लिए आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है जो GGIC कालाडूंगी में हुआ है। इसमें हमारे 7 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और ताकि बच्चों के बीच में परीक्षा पर चर्चा जो होने वाली है उसके लिए जागृति। ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा।
वही राज्य सरकार अपने बजट सत्र की भी तैयारियों में जुट गई है। साल 2023 और 24 के लिए आने वाले बजट से पूर्व राज्य सरकार विधायकों के साथ बैठक भी करेगी। आमजन का बजट आमजन के मुताबिक हो, इसके लिए कवायद करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, ये प्रयास राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हितधारकों के साथ बैठक करते हुए जल्द ही बजट पर चर्चा का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे यहाँ बजट का काम तेजी से चल रहा है। सभी विभागों से उनकी आवश्यकता अनुसार मांगे जा रहे हैं प्रस्ताव और लगभग काफ़ी विभागों के प्रस्ताव आ भी चुके हैं और बहुत जल्द मैं अपने बजट अधिकारियों के साथ, अन्य हमारे अधिकारियों के साथ मैं बैठने वाला हूँ। आप जानते हैं जिस प्रकार से पिछली बार बहुत सुंदर बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और अनेकों लोगों ने उसको सराहना भी की थी। और आपको फिर बता दूं, मैं इस बार फिर जैसा पिछली बार हम लोगों ने प्री बजट बैठकें की थी वो भी करेंगे ताकि जनता, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनसे संवाद करें, उनके तरह से बजट बने, जनता की सरकार जनता के बजट बनाए, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। और बजट का काम अभी चल रहा है। जैसी हमारी ये सारी कवायद पूरी होंगी मैं उनके साथ फिर बैठने वाला हूँ। लोग फिर बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। आप जानते हैं पिछली बार कुमायूं में हम लोग नैनीताल में बैठे थे और गढ़वाल में हम देहरादून में बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री साथ थे दोनों कार्यक्रमों में, दोनों बैठकों में। इस बार भी हम बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से अच्छा बजट हम फिर इस बार भी देने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जनता के जो उनका बजट बने, ये हम प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ बजट कन्नड़ लेखक और रिटायर्ड प्रोफेसर के.एस. भगवान एक बार फिर भगवान राम और माता सीता पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में है। विवादास्पद लेखक ने दावा किया है कि उत्तर रामायण के अनुसार भगवान राम हर दोपहर सीता के साथ शराब का सेवन करते थे। उन्होंने मांड्या में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह टिप्पणी की है। यह पहली बार नहीं है कि जब प्रोफेसर भगवान ने विवाद खड़ा किया हो। वहीं इनके इस बयान से साधु संतों में जबरदस्त गुस्सा है। संतों का कहना है कि जिन्हें हमारी सनातन परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो इस तरह के बयान देते हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। या बिहार का शिक्षा मंत्री हो या ये महाशय, जो भी महाशय हैं जिन्होंने राम और सीता के लिए वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन किया है या सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को सही तरीके से आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ करके साधु संतों के साथ, जो विद्वान संत हैं, जो भजनानंदी साधु हैं, इनके पास आकर के इन्हें कुछ सीखना चाहिए। भारत की अस्मिता से और भारत की प्रभुता से कभी मजाक न करो। देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, देश के सनातनी कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे और आए दिन आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। आजकल क्या है, एक बहुत बड़ा प्रचलन चल पड़ा है कि अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि होने के लिए लोग सनातन धर्म पे आघात कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है और ऐसे भारत के सनातन धर्म को पे आघात करने का एक प्रचलन भी चल पड़ा है। हिंदू धर्म के ऊपर जिसका जो मन आ रहा है, कोई कभी रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, कोई वेदों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म की सरलता का और मधुरता का ये दुरुपयोग है। इस पर हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए और भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो तो बोल रहे थे बहुत लोग कि वो राम सेतु नहीं है, तो क्या करेंगे आप? ऐसे तो बोलते लोग बकबक करते रहते हैं। वो थोड़ा नाम छप जाता है ना अखबारों में, थोड़ा सा टीवी चैनल पे आ जाता है। झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हरिद्वार के हजारों शिक्षक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर राज्य और केंद्र सरकार से एनपीएस को समाप्त करने की मांग की है। साथ ही सरकार का पुतला भी दहन किया है और चेतावनी दी है कि अगर 2024 से पहले उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह वोट उसी पार्टी को देंगे जो कर्मचारियों की बात करेगा। कि हमारी पुरानी पेंशन वापस आए,
सरकार जाग जाए, वरना इलेक्शन के समय जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो जो हमारे हित की बात करेगा वही हमारी सरकार बनेगी। मैं चाहती हूं कि हमारी पुरानी पेंशन वापस आए, सरकार जाग जाए, वरना इलेक्शन के समय जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो जो हमारे हित की बात करेगा वही हमारी सरकार बनेगी। 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और एनपीएस को लागू कर दिया गया था, जबरदस्ती थोप दिया गया था। बुढ़ापे का सहारा थी पुरानी पेंशन। अभी एक शिक्षक साथी हमारे नारसन ब्लॉक में रिटायर हुए हैं, मात्र 550 रुपये पेंशन बन रही है। अभी 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और वर्तमान में ही मात्र हिमाचल के 2 लाख कर्मचारियों ने सरकार को बदलकर अपनी पुरानी पेंशन बहाल ले ली है, बहाल करा चुके हैं। आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जो कर्मचारियों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है। वह हरिद्वार के ज्वालापुर में हजारों खाता धारकों की करोड़ रुपए की रकम लेकर एक मुस्लिम फंड संस्था का संचालक फरार हो गया है। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संस्था से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज्जाक निवासी सराय करीब 20 साल से कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की संस्था संचालित कर रहा था। रविवार सुबह खाता धारक पैसे निकालने पहुंचा तो संस्था का कार्यालय बंद दिखा। पता चला कि संचालक अब्दुल रज्जाक सभी की रकम लेकर फरार हो गया है। इसके बाद सैकड़ों लोग कार्यालय पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद सभी एकत्र होकर कोतवाली पहुंचे और यहां भी हंगामा किया। सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। आज सुबह जो है ये कुछ लोग ग्राम सराय से कोतवाली ज्वालापुर में आए थे कि उनके द्वारा एक मुस्लिम फंड करके एक संस्था है जो कि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उसमें अपने पैसे जमा किए जा रहे थे दैनिक बेसिस पे। तो उसका जो संस्थापक है वो कल से गायब है और इन्हें आशंका थी कि वो हमारे पैसे लेके भाग गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है जिसने बताया कि उसके 2,81,000 उसके खाते में जमा थे और उसके एप्लीकेशन पे आज FIR दर्ज करी जाती है और इसी के क्रम में और लोगों द्वारा भी एप्लीकेशनें दी जा रही जिन्होंने उसमें पैसा जमा किया था। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पता चलेगा उन एप्लीकेशंस को शामिल करते हुए टोटल अमाउंट का पता किया जाएगा कितने उसमें जमा थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसका संस्थापक था अब्दुल रज़ाक उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसकी तलाश की जाएगी। हजारों आदमियों के सैकड़ों के आदमी के पैसे 80,000 मेरे है खुद के मुस्लिम फंड में खराब है। वो तो खोली ने भाग गए, वो तो रिपोर्ट लिखवाना है। यहाँ 20,000 थाने में रिपोर्ट कराना है। मुस्लिम फंड में से पैसे लेके भाग गया, हम तो रिपोर्ट लिखवाने आए। अभी पिछले महीने 24 तारीख से 2300 रुपये। वहीं देहरादून के रेस कोर्स इलाके में एक घर में युवक और महिला के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। महिला पिछले दिनों ही अपने मायके आई थी जबकि युवक की शादी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि विवाहिता रात को लड़के के घर गई थी। इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार सुबह जब काफी खटखटाने के बाद युवक का कमरा नहीं खुला तो परिजन परेशान हो गए, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जहां युवक और विवाहिता का शव पड़ा हुआ था। जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में नेहरू कॉलोनी थाना को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक एक अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट था जबकि लड़की भी पहले मेडिकल क्षेत्र में ही काम करती थी। घटनास्थल से नशीले इंजेक्शन भी मिले हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना आई थी नेहरू कॉलोनी में कि एक घर में एक लड़का और लड़की द्वारा सुसाइड किया गया है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट की टीम है, फोटोग्राफी की गई है और उसके बाद अब बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैडम जिससे पुलिस पूछताछ की जा रही है और लड़का वहीं पर रहने वाला, लड़की कहाँ की है उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और बाकी पूछताछ के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।